जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम इन फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। लास्ट वीडियोस में हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग रिसोर्सेज की कुछ लोग क्या करेंगे या सोसाइटी में क्या होगा, एक मैनेजमेंट नहीं होगा और प्रॉपर वे में सभी लोग उसको इक्वली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आज बात करेंगे यहाँ पे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी हुए कि मतलब उनकी प्लानिंग क्यों ज़रूरी हुई। तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी बिकॉज देयर आर सम रीजन्स विच हैव acute shortage of resources as compared to that which are considered self-sufficient in terms of availability resources। यानी कि रिसोर्सेज ना हो रिसोर्सेज की, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात, जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि जितनी हमारी ग्रीड, क्योंकि लालच को तो हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज प्लानिंग की बात आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग में सबसे पहले किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, कि जो रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि लोग अपनी सड़कों को साफ़ करने के लिए, अपने व्हीकल को साफ़ करने के लिए बहुत सारा वाटर को क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम गार्बेज में को डालने में ही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी सॉइल हम ऐसी होती है कि जिसको हम मतलब बंजर बना देते हैं, जिसको बिल्कुल मतलब जो यूज़ करना चाहिए जिस तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। जो रिसोर्सेज प्लानिंग के थ्रू हम जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग के थ्रू जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जैसे नॉइस पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, इस तरीके के जो भी पॉल्यूशन होते हैं उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज प्लानिंग होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय रिसोर्सेज प्लानिंग। कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि जैसे गैजिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए लैंड को बार बार अगेन एंड अगेन उसको यूज़ किया जा रहा है, कोई उसमें रेस्ट नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो उसको भी रिसोर्सेज प्लानिंग के थ्रू हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट, जो अभी हमने ऊपर बात करी, अगर आपसे पूछा जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग ऑफ इंडिया कि ज़रूरी क्यों है, क्या इनसे क्या बेनिफिट है, तो वो मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स बताया, आप उनको एज इट इज़ भी आप लिख देंगे तो आपको 4 से 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम बात करेंगे यहाँ पे कि रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। वहाँ पे तो बताया कि क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे है हम वेज बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे इसमें। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और रीन्यू नेचुरल रिसोर्सेज in a manner that will ensure their highest economic और social benefits। अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको रीन्यू करेंगे, दोबारा से रीयूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ेगा और सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे ट्रीज़ हो गए, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमें एजुकेशन के लिए पेपर भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पेपर ज़रूरी, लेकिन हम कभी ये ध्यान रखते हैं कि हम उसके लिए हम दूसरे प्लांटेशन करते हैं, तो हमें वो प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास बासी पानी रखा है रात का, हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं ऐसे ही, और उस पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम अपने घर में जो हमारे यहाँ पे गमले वगैरह रखे होते हैं उनमें दे सकते हैं, ठीक है, और भी किसी के घर की साफ़ सफाई के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उससे सोसाइटी में भी बेनिफिट होगा, रिसोर्सेज प्लानिंग का जो पर्पज़ है वो भी फुलफिल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियाज़ ऑफ गांधी जी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज़ इनफ फॉर वन नीड, यानी कि एक व्यक्ति की ज़रूरत के लिए
रिसोर्सेज इतने होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सके, नॉट फॉर वंस ग्रीड, किसी व्यक्ति का लालच नहीं, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति की ज़रूरत तो पूरी की जा सकती है पर किसी भी व्यक्ति का लालच पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। कितनी बार ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये व्यूज़ किसने कहे। ठीक है, अब देखिए लैंड एज अ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं, अब तक तो हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होता है और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक रिसोर्स को लेके। तो जैसे लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड भी एक रिसोर्सेज की तरह ही है, क्योंकि आपको अगर डेफिनेशन याद है कि अवेलेबिलिटी, वो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि जिनसे हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो लैंड से तो आपको पता ही है कि हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते ही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी भी। लैंड इज़ ऑल्सो अ रिसोर्सेज एज इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अस, इट हैज़ टू मच इम्पोर्टेंस इन द लिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ट्रीज़ की बात करें, या एवरीथिंग जो भी है पूरे संसार में, वो लैंड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो लैंड सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। टेक्स एग्रीकल्चर एज एन, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, नॉन एग्रीकल्चरल के लिए, हर चीज़ के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। लैंड बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के लिए भी लैंड ही यूज़ होगी। बिना लैंड के फॉरेस्ट कहाँ जनरेट होगा, कहाँ स्प्रेड होगा। ठीक है, अब देखिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कौन सी ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो देखिए बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो यानी कि जो बैरन यानी कि जो बंजर भूमि, और वेस्ट लैंड यानी कि जहाँ पे जो लैंड मतलब जिसमें गार्बेज डालते हैं, या हमने उस लैंड को बहुत टाइम से देखा ही नहीं है, तो मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो ऐसी लैंड को क्या है करना, तो वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है, वो बस बहुत सालों से ऐसी ही पड़ी है। दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जैसे बिल्डिंग एक्सेट्रा, जिस एरिया में बिल्डिंग्स होंगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल एरिया होगा, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब जहाँ हम कल्टीवेशन नहीं करते उस लैंड के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी है। परमानेंट पास्चर एंड ग्राजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर्स जहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा अपने आसपास में कि बहुत सारे लोग अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर बहुत बड़ी जगह पे उनके लिए चारा लगा देते हैं और उसी में उनको चरने के लिए उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसी लैंड भी एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोज, अपनी फसल को ग्रो करने के लिए बहुत सारी लैंड पे क्या कर दिया जाता है, ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे में क्रॉप भी ग्रो हो, और दूसरी बात जो लैंड है वो भी फर्टाइल हो, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो लैंड को क्या करते हैं, वो लैंड को फर्टालिटी प्रोवाइड करते हैं। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, अब देखिए कुछ लैंड ऐसी होती है जैसे कि सपोज किसी की लैंड है और उस लैंड में से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकल जाती है, या सपोज भगवान गणेश की कोई मूर्ति निकल जाती है, किसी की भी मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई किसी की आस्था उस लैंड से जुड़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं फिर वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, लोग उसको आस्था का तीर्थ बना लेते हैं, रिलीजन का एक तीर्थ बना लेते हैं, तो उसमें भी हमारी लैंड क्या होती है, वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेट सोन एरिया। स्टूडेंट वो पूछ लिया जाता है कि नेट सोन एरिया क्या होता है, एक नंबर में भी कितनी बार आता है। नेट सोन एरिया उसको बोलते हैं जिस लैंड पे हम कल्टीवेशन करते हैं। सपोज 100% लैंड है मेरे पास, तो जितने मैंने 100% में से 80% लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया, 20% लैंड को मैंने बिल्डिंग्स के लिए और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क के लिए यूज़ किया। तो आप देखिए यहाँ पे, तो जो लैंड 80% लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ हुई, उस लैंड को हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ओके, जो लैंड कल्टीवेशन में यूज़ होती है वो नेट सोन एरिया में यूज़ होती है। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी, वो चीज़ें नेट सोन एरिया में नहीं आएंगी। पास्चर लैंड है वो नेट सोन एरिया में नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही जो आपकी कल्चरलेबल लैंड है, जैसे कि ऊपर हमने ये बात करी, लैंड अंडर मिसलेनियस जो इसमें ये उसमें नहीं आएगी, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड नहीं आएगी। तो इस तरीके से नेट सोन एरिया वही होती है।
अब बात करते हैं, कितनी बार पूछ लिया जा रहा है, लैंड रिलीफ फीचर्स, कि लैंड के फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से, रूप क्या है, किस किस तरीके से डिवाइड है। तो वहाँ पे आप बताएंगे माउंटेन्स 30%, प्लेट्यू 27% में कन्वर्ट है और प्लेन्स जो है आपके 43% में है। तो इस तरीके से लैंड आपकी डिवाइड है, ये रूप है, फीचर्स है। जैसे आपको याद होगा 9th में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आपके भारत कैसा दिखाई देता है। हमने डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेन्स, आइलैंड, सब में हमने उसको देखा कि हमारा भारत में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ लैंड को भी कन्वर्ट किया है कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में कन्वर्ट है, ठीक है, इतने %। अब देखिए लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड किस तरीके से यूज़ होती है, ये प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज इसमें डिवाइड किया हुआ है कि लैंड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ की हुई है। लैंड एरिया इज़ अ नेट सोन एरिया, कितने % है वो आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 22% लैंड एरिया फॉरेस्ट में ऑक्यूपाई है, ठीक है। 6.29 लैंड वेस्ट लैंड में ऑक्यूपाई है, यानी कि कन्वर्ट किया हुआ है कि कितना लैंड एरिया कहाँ पे कैसे यूज़ है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जैसे 7.2 ऑफ द लैंड इज़ यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आता है। लैंड इज़ अ पास्चर लैंड, वो पास्चर लैंड, तो 3.45% जो लैंड है वो कहाँ पे पास्चर लैंड में कन्वर्ट की गई है। ऐसे 1.10 ऑफ द लैंड इज़ द ट्री क्रॉप्स, जो जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं वहीं पे हमने ट्रीज़ के लिए जो जगह जगह हम देखते हैं अपने खेतों में जाके कि 2-4 ट्री हम लगाए हुए होते हैं, तो उसमें भी लैंड कन्वर्ट की गई है। ऐसे लैंड इज़ द कल्टिवेबल वेस्ट के लिए भी लैंड के लिए लैंड यूज़ की गई है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पे बताई गई हैं कि किस किस तरीके से लैंड को यूज़ किया गया है। स्टूडेंट देखिए इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप भी बना सकते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे लैंड देखो कौन सी लैंड कहाँ पे कितने कितने % है और उसको कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। फॉरेस्ट है, अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हैं, बैरन है, परमानेंट पास्चर है, ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट है, फॉलो लैंड्स है, नेट सोन एरिया है, सारी लैंड को इसमें क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया बताइए, नेट सोन एरिया बताइए, रिसोर्सेज प्लानिंग बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए। तो इसी तरीके से यही सेम क्वेश्चंस आपको उनके आंसर ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंड डिग्रेड की, ठीक है। थैंक यू।